Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री इंडिपेंडेंट लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या थे और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या आए, हमारी गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद किसानों के लिए क्या क्या किया और तब से लेकर के अब तक जो कि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद का जो पूरा टाइम पीरियड है, हम सब का सब डिस्कस करेंगे इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहले बात आती है लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं। इसका मतलब है लैंड ओनरशिप के लिए सुधार लाने का एफर्ट करना और भारत में जमीन के लिए नियम कानून बनाना या फिर उन जमीनों के लिए नियम कानून बनाना जिनको सरकार द्वारा लैंडलॉर्ड से लेकर के गरीब किसानों में बांटा जा रहा है। इसी को हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश एम्पायर तकरीबन 200 साल तक भारत पे राज किया। ब्रिटिशर्स जो कि ट्रेडर्स बन के भारत में आए थे और 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। इनका एम्पायर बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 और बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 की विक्ट्रीज के बाद बनना शुरू हुआ। इन बैटल्स के रिजल्ट के बाद ब्रिटिशर्स के पास बंगाल और बिहार की पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया। फिर 1765 में ब्रिटिशर्स के पास रेवेन्यू कलेक्शन की राइट्स आ गई। अब बात आती है लैंड टेन्योर सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहला आता है जमींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट भी जिसे हम बोलते हैं। इस सिस्टम में एक जमींदार जिसको कि हम लैंडलॉर्ड बोलते थे, जमींदार को रखा जाता था। इसके पास पूरी लैंड की रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। जो रेंट उसको किसानों से लेना होता था जो वहाँ खेती करते थे। जमींदार एक मीडिएटर था किसानों और गवर्नमेंट के बीच में। अगर कभी जमींदार रेंट सही टाइम पे नहीं कर पाता था तो उसकी लैंड को बेच दिया जाता था और उससे जो भी पैसा मिलता था उससे रेंट की कीमत निकाली जाती थी। अब कोई भी जमींदार नहीं चाहता था कि उसकी जमीन बेची जाए, तो वो किसानों पर अत्याचार करता था कि फसल चाहे कैसी भी हुई हो पर रेंट पे करो कैसे भी करके। इसके बाद आता है हमारा रोवतवारी सिस्टम। ये एक नया सिस्टम था। इसमें कोई भी जमींदार नहीं था। इसमें किसानों को ही मालिकाना हक दिया गया था, वही जमीन के मालिक थे, नॉट परमानेंटली, और ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। अब तीसरा जो सिस्टम है वो है हमारा महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम में पूरे विलेज को एक यूनिट माना गया था और गांव की जमीन गांव की कम्युनिटी के द्वारा जॉइंटली होल्ड की जाती थी। मतलब पूरे गांव के जो भी लोग थे उन्हीं के पास गांव की जमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहाँ हर आदमी खेती करता था और अपना टैक्स पे करता था, लेकिन वो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल था जो उसके साथ ही टैक्स नहीं पे कर पाते थे। तो यहाँ पर सबकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करने की। इस बात को आप हाइपोथेटिकल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा और आप 2 भाई बहन। तो आपको एक दिन काम दिया जाता है खाना बनाने का, कपड़े धोने का और झाड़ू पोछा करने का, और आपके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं और वो दिन में खाना खाने के लिए आएंगे, तो आपको उनके आने से पहले ये काम करने हैं। तो अब आप दोनों भाई बहनों की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है काम पूरा करने की। और अगर आप दोनों में से कोई भी काम पूरा नहीं करता है तो मार दोनों को पड़ेगी पेरेंट्स के घर आने के बाद। महलवारी सिस्टम कुछ इसी टाइप का था, क्योंकि हर विलेज मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स पे करने की और जो नहीं करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सभी पे आ जाती थी। यहाँ पर सबको साथ में लेकर के चलना था। अब जो ये तीनों की तीनों लैंड ओनिंग सिस्टम थे, इनके क्या क्या परिणाम हमारे सामने पे आए ये मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर जो भी किसान थे वो हाई टैक्स की वजह से कर्जे में आ गए। चंद लोगों का एक वर्ग अमीर कहलाने लगा और गरीब किसानों का शोषण करने लगा। किसानों को हमेशा अपनी जमीन से बेदखल होने का डर सताता रहता था। किसानों के वर्ग में गरीबी छाने लगी क्योंकि अमीर तो लैंडलॉर्ड्स हो रहे थे ना। अब जो इंडियन एग्रेरियन सोसाइटी थी, मतलब कृषि संबंधी सोसाइटी थी जो इंडिया की, वो 2 क्लासों में डिवाइड हो गई। रिच माइनॉरिटी लैंड ओनिंग क्लास और दूसरा पुअर लैंडलेस पीजेंट क्लास। ऑनरशिप ऑफ लैंड रिच जमींदार के पास था, सो वो साल दर साल अमीर होता गया और किसान जो एक्चुअली लैंड कल्टीवेशन करता था वो गरीब से गरीब होता गया और हमेशा से ही लैंडलेस रहा। मतलब उस पे जमीन कभी भी नहीं थी, मालिकाना हक हमेशा लैंडलॉर्ड का ही रहा। अब बात आती है लैंड रिफॉर्म्स भारत में कब से स्टार्ट हुए। जब इंडिया ने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना स्टार्ट करा, मेरा मतलब है इक्वालिटी की हर क्षेत्र में कल्पना करने लगा, जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तब लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गए क्योंकि हर इंसान के स्वस्थ विकास के लिए लैंड एक बहुत ही जरूरी फंडामेंटल एसेट था, मतलब मूल पूंजी था। और ये कब हुआ?
ये तब हुआ जब भारत आजाद हुआ। अब फ्री इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था कि बिचौलियों पर रोक लगाना और रेवेन्यू सिस्टम में चेंजमेंट लाना। यहाँ पर बिचौलियों से मेरा मतलब है रिच लैंड ओनर्स, क्योंकि मेहनत गरीब किसान करता था और अमीर बिचौलिए लैंड ओनर्स होते थे। इस सिचुएशन को आप आज से भी कोरिलेट कर सकते हैं। आज भी गवर्नमेंट ने फार्म लॉज पास करने के बाद बिचौलियों की छुट्टी कर दी है, जो कि गरीब किसानों के हक का पैसा मार जाते थे, और एमएसपी का डायरेक्ट पैसा किसानों के अकाउंट में गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखे तो लैंड स्टेट सब्जेक्ट में आती है, सो ये हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि वो रिफॉर्म्स लाए अपने लेवल पे और लैंड लॉज में सुधार करे। सो चलिए चेक करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स आए। मेरी लास्ट वीडियो उत्तराखंड मांगे भू कानून पे थी, सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें लैंड रिफॉर्म जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब करें। सो हम दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पे, पोस्ट इंडिपेंडेंट रिफॉर्म्स। जेसी करियप्पन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी अपॉइंट की गई जो कि प्रॉब्लम ऑफ लैंड पर गौर करे। करियप्पन कमेटी ने कुछ सुधार रिकमेंड करे। स्वतंत्र भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स होंगे उनको 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला था बिचौलियों, मतलब लैंड ओनर्स को समाप्त करना, गवर्नमेंट और किसान के बीच में लैंड ओनर नहीं होना चाहिए। दूसरा था टेनेंसी रिफॉर्म करना। तीसरा था सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब किस आदमी के पास कितनी जमीन होनी चाहिए उसकी एक फिक्स लिमिट बनाना। चौथा था कंसीडरेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसका मतलब है जो जमीन टुकड़ों में है उसे मिलाकर एक जमीन बनाना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को खत्म करना था, सो दैट कि गवर्नमेंट और कल्टीवेटर्स के बीच में कोई बिचौलिया ना हो। ये सबसे इफेक्टिव रिफॉर्म था अदर रिफॉर्म से, क्योंकि इस रिफॉर्म के बाद जमींदारों की सुपीरियोरिटी छिन गई और उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर भी कम हो गई। इसके एडवांटेजेस थे 2 करोड़ किसानों को जमीन मिल गई जिस पर वो खेती किया करते थे, अब वो उसके मालिक बन चुके थे। बहुत सारी जमीन गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, जो कि गवर्नमेंट ने लैंडलेस फार्मर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी। बहुत सारे प्राइवेट फॉरेस्ट जो कि लैंड ओनर्स के अंडर में थे वो अब गवर्नमेंट के अंडर में आ गए। अब फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, कोई भी बिचौलिया नहीं था। इसके डिसएडवांटेजेस थे जमींदारी सिस्टम ने लैंड ओनरशिप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, बस एक टॉप लेयर को खत्म किया मल्टी लेयर्ड एग्रेरियन सिस्टम में। जब एक बड़े पैमाने पर जमींदारों को बेदखल किया गया तो उनकी लाइफ में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो गई। इसमें इशू ये आया कि कुछ स्टेट ने लैंड ओनर्स को प्राइवेट कल्टीवेशन के लिए जमीन रखने की छूट दे दी, वो भी विदाउट एनी लिमिट। इसलिए जमींदारी सिस्टम खत्म होने के बावजूद भी कुछ लैंड ओनर्स बचे रहे। अब आता है टेनेंसी रिफॉर्म। किसानों को आजादी से पहले अपनी प्रोड्यूस का 35% से लेकर 75% तक रेंट के तौर पर देना पड़ता था। टेनेंसी रिफॉर्म रेंट को रेगुलेट और किसानों को जमीन की ओनरशिप प्रोवाइड हो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रॉस प्रोड्यूस का 20 से लेकर 25% तक फेयर रेंट फिक्स किया गया सब स्टेट्स में, एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कुछ स्टेट्स में ये लॉज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाए और कुछ स्टेट्स में किसानों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार असमर्थ रही, क्योंकि लेजिस्लेशन में ये बिल पास ही नहीं हो पाया। अब आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब है एक इंसान के पास कितनी जमीन होनी चाहिए उसकी लिमिट को तय करना। 1942 में कुमारप्पन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, एक लैंड ओनर को उसकी इकोनॉमिक होल्डिंग के 3 गुना जमीन रखने का हक होना चाहिए, ये उसको जीवन यापन करने के लिए काफी होगा। 1961 से लेकर 62 में सब स्टेट्स ने लैंड सीलिंग एक्ट पास करे, बट ये स्टेट से स्टेट वेरी करते थे, मतलब चेंज थे, हर स्टेट का अपना अलग ही बना रखा था। इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1971 में एक न्यू सीलिंग पॉलिसी बनाई गई। 1972 में नेशनल गाइडलाइंस जारी की गई कि किस स्टेट में कितनी लिमिट तक एक आदमी जमीन रख सकता है। ये एरिया के अकॉर्डिंग वेरी करता था, मतलब अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप की लिमिट लगाई गई। 10 से लेके 18 एकड़ तक बेस्ट लैंड को एक आदमी रख सकता था, 18 से लेके 27 एकड़ तक सेकंड क्लास लैंड को, और पहाड़ी और रेगिस्तानी एरिया में 27 से लेके 54 एकड़ की लिमिट रखी गई। अब लिमिट से ज्यादा लैंड को गवर्नमेंट ने एक्वायर करा और लैंडलेस फैमिलीज में बांट दिया। इसमें एससीज और एसटीज को भी इंक्लूड किया गया था। अब इस चीज में इश्यूज क्या क्या सामने आए इन पर हम नजर डाल देते हैं। कुछ स्टेट्स में बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिले, जैसे लैंड ओनर अपने रिलेटिव के नाम पर जमीन बांट देते थे, या फिर सर्वेंट्स के नाम पे जमीन बांट देते थे, या फिर बेनामी ट्रांसफर कर देते थे। सो इससे लैंड ओनर्स का जमीन पे कंट्रोल बरकरार रहा। कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए कि लैंड ओनर्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सो दैट कि अनमैरिड वुमेन का शेयर उस औरत
को देना पड़े और तलाक के बाद भी उसी औरत के साथ रहते रहे, सो दैट कि लैंड सीलिंग एक्ट से बचे रहे। अब आता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब है रीऑर्गेनाइज करना टुकड़ों में पड़ी हुई लैंड को एक प्लॉट में। इस एक्ट का मतलब था अगर किसी किसान के पास जमीन टुकड़ों में अवेलेबल हो अलग अलग प्लेसेस पे, तो वो उनको मिला के उस किसान को एक अलग प्लेस पे पूरी जमीन दी जाए, या तो खरीद के माध्यम से या फिर एक्सचेंज के माध्यम से। इसको आप फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में जमीन है, तो इसके बदले में एक ही प्लेस पे एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड एक्सचेंज या फिर परचेज के थ्रू उस आदमी को दे दिया जाए। इससे किसानों को काफी एडवांटेज मिले। अब उनका समय और मजदूरी दोनों बचने लगी, क्योंकि पहले उनको अलग अलग प्लेसेस पे दूर दूर जाना पड़ता था और अब बस एक ही पीस ऑफ लैंड पे काम करना होता था। दूसरा एडवांटेज मिला कि कल्टीवेशन की कॉस्ट बहुत ही कम हो गई। सो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया प्री एंड पोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए होंगे कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे और इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और कमेंट कीजिए मेरी वीडियोस पे, सो दैट कि मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।